Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज नैरेटिव टेक्निक्स के पार्ट थर्ड में जानेंगे पॉइंट ऑफ व्यू और सेटिंग के बारे में। तो लेट अस बिगिन। इससे पहले दो वीडियोस और हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। पार्ट वन में आई हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट द प्लॉट as a narrative technique, and in the part second I have described characterization, art of characterization as a narrative technique. And now the point of view and setting. So let us begin. So the first question is, what is point of view? The point of view is basically the perspective from which the story is told. यानी किस दृष्टिकोण से कौन उस कहानी को सुनाने वाला है, किसके परिप्रेक्ष्य में हम उस कहानी को सुन रहे हैं। इट मीन्स किसके दृष्टिकोण के अनुसार उस कहानी को सुनाया जा रहा है। सो द बेसिक क्वेश्चन, इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हु इज़ टेलिंग द स्टोरी। सो इट इज़ द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच द स्टोरी इज़ टोल्ड। मतलब वो पर्सपेक्टिव है, वो एंगल है जिसके ज़रिए वो कहानी सुनाई जा रही है। It refers to the position of the narrator. Narrator is the one who tells the story, who narrates the story, जो कहानी सुनाने वाला है। तो उसकी पोजीशन क्या है, कहानी सुनाने वाला कौन है, और the protagonist through whom the events of the narrative are presented to the reader or audience. यानी रीडर या ऑडियंस को वो कहानी किसके द्वारा सुनाई जा रही है। We have to find out that, only then we can think about the point of view. क्योंकि जो कहानी सुना रहा है उसी का ही पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाई देगा। पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली थ्री टाइप्स का, बिकॉज पर्सन्स आर ऑफ थ्री टाइप, दैट इज फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, सेकेंड पर्सन नैरेटिव और द थर्ड पर्सन नैरेटिव। इट मीन्स द नैरेटर इज द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट वी वुड डिस्कस रिगार्डिंग दिस। सो द नैरेटर मे बी द फर्स्ट पर्सन, and for that purpose in the story you would notice the pronouns like I, me और वी। इस तरीके के प्रोनाउंस अगर यूज़ किए जा रहे हैं, इसका मतलब वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। दिस पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड्स ए डायरेक्ट एंड इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द रीडर एंड द नैरेटर। अब इस तरीके की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इट मीन्स जिसमें फर्स्ट पर्सन यानी जिसके साथ वो सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, वही व्यक्ति कहानी सुना रहा है। तो इससे क्या होता है, देयर इज़ ए डायरेक्ट एंड इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द रीडर एंड द नैरेटर। रीडर जो कहानी सुनने वाला है, नैरेटर जो कहानी सुनाने वाला है, उन दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता स्थापित हो जाता है, क्योंकि और उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है, क्योंकि स्टोरी जिसके साथ घटित हुई है वही स्टोरी को सुना रहा है। And it allows the reader to experience the event from the narrator's perspective. और नैरेटर जो कहानी सुनाता है वो अपने एंगल से, अपने दृष्टिकोण से, जैसे उसने घटनाओं को देखा है, समझा है, उस तरीके से ही वो रीडर को सारी चीज़ें बताता है। इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कॉमन आप स्टोरीज़ में देखेंगे। जो शॉर्ट स्टोरीज़ देखेंगे या आप और नॉवेल्स वगैरह देखेंगे, उसमें समटाइम्स यू वुड सी दैट द प्रोनाउन आई इज़ यूज्ड, और द नैरेटर हिमसेल्फ इज़ one of the characters of the story. So it is quite common, and especially in autobiographies, memoirs and personal narratives, this kind of point of view is basically used. Apart from that, in a number of short stories, such kind of perspective is also used. Now the second person point of view. The second person. Here the narrator focuses on the reader and terms him to be a character, addresses the reader as you. This is the least common type of point of view. It is not most commonly used, and in it the reader is addressed as you, making him or her an active participant in the narrative. It is the least commonly used point of view. It is often employed in instructional writing. So instructional writing क्या होती है,
कि ये पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादातर इस शॉर्ट स्टोरीज़ में बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, जो इंस्ट्रक्शनल राइटिंग होती है, मतलब राइटिंग जब सिखा रहे हैं किसी को, तो फिर हम इस तरीके से वो जो सिखाने वाला है वो कहता है कि आप अपने आप को एक करेक्टर मानिए, और वो यू यूज़ करता है कि यू शुड डू लाइक दिस, और यू वेर इन दैट पोजीशन, इस तरीके से जो नरेशन होता है उसमें यू यूज़ होता है। अदरवाइज शॉर्ट स्टोरीज़ में सेकेंड पर्सन नैरेटिव बहुत कम ही दिखाई देता है। और इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग हो रही, दिस इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज इन विच द स्टोरी इज वूवन with a kind of interaction amongst the persons who are standing there, sitting there. The reader is put in the position of the protagonist and he reveals the story. In that case, only the second person narrative can be used. And it is a quite challenging type of setting. If the writer is using the second person narrative, it becomes very difficult to handle the story, because whole of the story, it becomes difficult to be handled by the story writer. Why? Because it can feel intrusive or demanding for the reader. If you means the second person has become the narrator of the story, in that case it becomes very difficult. Then the reader himself is the narrator, then the story becomes quite demanding. He should know a number of facts. It is intrusive. It means it is affecting his part. ज़बरदस्ती की तरीके से चीज़ों को निकलवाने की कोशिश जैसी लगती है। सो इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू इंस्ट्रक्शनल राइटिंग्स और इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग और सेल्फ हेल्प गाइड्स में तो दिखाई देता है, पर शॉर्ट स्टोरीज़ में ऐसा बहुत रेयर ही होता है। तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ क्वाइट कॉमन इन शॉर्ट स्टोरीज़ and other narratives like fiction, etc. But the second person point of view is not very common, rather the least common one. Now the third person point of view. Third person point of view is one of the most common narrative perspective. It means the short story जो लिखी जाती हैं या तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में होती हैं या थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में होती हैं। Third person omniscient is called, he is called omniscient because the narrator has the access to multiple characters' thought and experiences, uses pronouns such as he, she or they to refer the characters. So अगर आपको स्टोरीज में he, she, they इस तरीके के प्रोनाउंस मिल रहे हैं, इसका मतलब नरेटर के लिए इस तरीके के प्रोनाउंस मिल रहे हैं, इसका मतलब नरेटर सुना रहा है और वो दूसरे करेक्टर्स के लिए ही, शी और दे का यूज़ कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई दे रहा है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्यों है, ऑमनिशिएंट क्यों है? बिकॉज जो थर्ड पर्सन है, ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द स्टोरी, और वो बाहर से सारी चीज़ों को देख रहा है कि स्टोरी के कैरेक्टर्स ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और इस तरीके से वो हर कैरेक्टर के माइंड में पहुंच जाता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो कागज़ पे प्रोजेक्ट कर देता है। और इस तरीके से रीडर को सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, कैसे वो एक्ट कर रहे हैं, कैसे उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब के बारे में आसानी से जान जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई दिस थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव इज़ द मोस्ट लविंग वन and the most common type of perspective. So the story is narrated by the external narrator. External narrator means वो story का part नहीं है, who focuses on the thoughts, feelings and experiences of a single character. उसका narrator का focus तो single character पे रहता है। Single character is the protagonist of the story. उसका ध्यान तो प्रोटेगोनिस्ट पे ही रहता है और उसी की थॉट्स और फीलिंग्स पे वो फोकस करता है, लेकिन इसके साथ साथ भी वो ब्रॉडर व्यू भी स्टोरी का दे देता है, क्योंकि वो उस प्रोटेगोनिस्ट के साथ बाकी जो सारे कैरेक्टर्स हैं उनके दिमाग में भी क्या चल रहा है, वो ऐसे एक्शंस क्यों कर रहे हैं, उनके विचार ऐसे क्यों हैं, उनके बिहेवियर में वो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आखिर क्यों कर दिखाई दे रही है, वो सारी बातें भी वो ऑब्जेक्टिवली बता देता है।
जो थर्ड पर्सन नरेटर होता है, थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है. दैट इज वाई दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज क्वाइट कॉमन. इट ऑफर्स ए मोर ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द नैरेटिव. क्योंकि वो स्टोरी का पार्ट नहीं है तो एक्शन में तो इंटरफियरेंस नहीं होगा, उसका एक्शन में कोई दखलंदाजी नहीं है, लेकिन वो एज ए थर्ड पर्सन बाकी सारे लोगों को देख रहा है, उन्हें एनालाइज कर रहा है और उसके हिसाब से उसके रिएक्शंस आ रहे हैं ताकि रीडर उन सारे कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से समझ ले. तो दिस इज द मोस्ट कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. Now come to the setting. It is yet another technical device or the narrative device that is used by the writer for the different purposes. So first understand what is setting. Setting आखिर होती क्या है. Setting के अगर जानना है तो बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछिए स्टोरी देखने के बाद या पढ़ने के बाद. वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, मतलब वो कौन सी जगह है जहाँ स्टोरी हो रही, यानी वो प्लेस. एंड व्हेन द स्टोरी टेक्स प्लेस, यानी वो कौन सा टाइम है जब ये घटनाएं घटित हुई जिसे आप पढ़ रहे हैं. तो सेटिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टोरी के लिए, क्योंकि उसके कई सिग्निफिकेंट फंक्शंस होते हैं, उन्हें देखते हैं. तो देखिए, द सेटिंग इन ए नैरेटिव रेफर्स टू द टाइम, as I told you, place, as I told you, and the overall or environment in which the story takes place. यानी समय, स्थान और वो चारों तरफ का वातावरण जहाँ स्टोरी घटित हो रही है, उस सब का डिस्क्रिप्शन जो होता है उसे हम सेटिंग कहते हैं. इट इंक्लूड्स द फिजिकल लोकेशन, मतलब फिजिकल लोकेशन गांव में हुई है, शहर में हुई है, कौन सा टाइम पीरियड था, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है ये कहानी जो घटित हुई है, या ये वर्षों पहले की बात है, वो कौन सा टाइम पीरियड था. एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, किस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की वो कहानी है. कल्चरल कॉन्टेक्स्ट माने जैसे आप समझ लीजिए कि वो इंडिया की है या बाहर की है, वो रीति रिवाज कौन से हैं. तो वो सारी चीज़ों का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो कहानी को ज़्यादा रिलायबल बना देता है, उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है, उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है और रीडर्स उसमें आसानी से विश्वास कर लेते हैं जब उन्हें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर सेटिंग के समय मिल जाते हैं कि ये कहाँ घटित हुई थी कहानी, वो कौन सा टाइम पीरियड था और वो कौन से कल्चरल बैकग्राउंड में हुई थी. आपने बहुत सारी स्टोरी रशियन या फ्रेंच पढ़ी होंगी, तो आप देखते हैं कि वहाँ दिखाएंगे कि इट वॉज द टाइम ऑफ इवनिंग, स्नो वॉज फॉलिंग. अब अगर मान लीजिए एक इंडिया का, उत्तर प्रदेश का रीडर पढ़ रहा है तो उसे अंदाज लग जाता है कि वहाँ का माहौल कैसा था, फिज़िकल लोकेशन जिसमें वो कहानी घटित हुई वो कैसी थी. क्योंकि अगर वो फिज़िकल लोकेशन ना बताए तो आप उस समय वहाँ कितनी विषम परिस्थितियाँ थीं या अच्छी परिस्थितियाँ थीं उनका अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे. तो सेटिंग इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू बी डिनोटेड बाय द राइटर. द सेटिंग can be used in narrative to create a specific mood और atmosphere. ये बात भी याद रखिए कि setting जो है वो यूज़ की जाती है किसी भी नैरेटिव में ताकि जो कैरेक्टर्स हैं उनका मूड और वो माहौल जिसमें वो मूड बिल्कुल फिट लगे वो क्रिएट कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी जगह डार्क, मिस्टीरियस और थोड़ा अपशगुनी टाइप का माहौल दिखाया तो इससे रीडर ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं कि अब कोई खतरा आने वाला है. इसी तरीके से कहीं शांत, बिल्कुल सीरीन एंड ट्रैंक्विल सेटिंग दिखाई, इसका मतलब यहाँ चारों तरफ शांति है. तो सेटिंग जो है हमारा जो मूड है उसे सेट कर देती है, नॉट ओनली रीडर का बट ऑल्सो कैरेक्टर्स के मूड को सेट करने में जो सेटिंग है वो बड़ी हेल्पफुल होती है. सिमिलरली टाइम पीरियड एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो सेटिंग में बताए जाते हैं, दे आर यूज्ड इन सेटिंग मेक द ग्रास्प ऑफ द स्टोरी बेटर. उन्हें देखने के बाद, उस टाइम पीरियड और उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद किसी भी रीडर की स्टोरी की समझ बढ़ जाती है. एज द रीडर में यूज दिस सेटिंग टू अंडरस्टैंड कैरेक्टर्स, एटीट्यूड्स एंड एक्शन विच आर ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट सेटिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी
कैरेक्टर, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ की आप स्टोरी पढ़ते हैं, आई टोल्ड यू, जैसे फ्रेंच स्टोरी पढ़ रहे हैं, रशियन स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की ही सेटिंग दिखाई जाएगी, वहाँ के ही कैरेक्टर्स होंगे। और कोई ज़रूरी नहीं कि किसी सिचुएशन में हमारा इंडियन कैरेक्टर जैसे रिएक्ट कर रहा है उसी तरीके से रशियन कैरेक्टर रिएक्ट करे, रशियन कैरेक्टर दूसरी तरीके से रिएक्ट कर सकता है। अब आपको वो रिएक्शन समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप इंडियन कल्चर के हिसाब से उसे ट्रेस करोगे। कब समझ में आएगा वो अच्छे से एक्शन उसने ऐसा क्यों लिया, अगर आप वहाँ का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखोगे। तो एक स्टोरी राइटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उस सेटिंग को बहुत अच्छी तरीके से बता दे ताकि स्टोरी रीडर को समझ आ जाए और वो उस पर विश्वास भी कर सके। क्योंकि अगर वो दूसरे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का है तो वो विश्वास ही नहीं करेगा, नहीं नहीं ऐसा कोई कैसे कर सकता है, मतलब उसे ऐसी वाली बात लग सकती है कि नहीं इस सिचुएशन में कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं कर सकता। बट अगर वो उस कॉन्टेक्स्ट को जानता है जिस कॉन्टेक्स्ट में उसने किया, उस कल्चर को जानता है जिस कल्चर में उसने ऐसा व्यवहार किया है, तो वो उसे आसानी से विश्वास कर लेता है। तो सेटिंग ऑफ ए स्टोरी इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट और राइटर सेटिंग के जरिए बहुत सारे एंगल्स को साधते हैं ताकि उनकी स्टोरी की विश्वसनीयता और ग्रास्प रीडर की बढ़ सके। Setting can also depict custom, traditions and social hierarchies that contribute to the characters' interactions and choices. Setting से हमें और क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारा करेक्टर है उसके एटीट्यूड को, उसके एक्शंस को, उसकी चॉइसेस को हम अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि इस कस्टम में, इस ट्रेडिशन में जहाँ से ये हमारा हीरो या प्रोटैगोनिस्ट आया है वहाँ करेक्टर्स इसी तरीके से व्यवहार करते हैं। डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैव देयर ओन सोशल नॉर्म्स। अब देखिए अगर टाइम पीरियड बता दिया, जैसे आपको पता है कि हम हमेशा इवॉल्व हो रहे हैं, चीज़ें जो हैं परिवर्तित होती रहती हैं। अब अगर आज से 100 साल पहले वाली स्टोरी हम पढ़ रहे हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन आज से 100 साल पहले का है और हमें ये ना बताया जाए ये 100 साल पहले की बात है, तो हो सकता है उसमें बहुत सारी सी वो चीज़ें आए जिन्हें हम आज विश्वास ही ना कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ये कह रहा है कि हम 2 पैसे में तो इतना घी खरीद लेते थे, तो आपको नहीं समझ में आएगा आज, क्योंकि आज तो 2 पैसे में कुछ आता ही नहीं है, घी तो बिल्कुल ही नहीं आता है। तो आपको समझना पड़ेगा, वो सेटिंग में बताई गई होगी कि उस समय जो है इतने रुपए किलो घी मिलता था तो 2 पैसे में भी थोड़ा सा घी आ जाता था। तो इसी तरीके से टाइम पीरियड्स जो हैं वो क्वाइट सिग्निफिकेंट है बताना सेटिंग के अंतर्गत, और उस समय के सोशल नॉर्म्स और उस समय की सेटिंग, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो अगर सारी बता दी जाती हैं तो वो स्टोरी की डेप्थ को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द इंसाइट ऑफ द रीडर इनटू द स्टोरी, बिकॉज उसे खुद ही पता होता है कि उस समय का कल्चर और उस समय की सोसाइटी कैसे थे। समटाइम्स सेटिंग कैरीज द सिम्बॉलिक मीनिंग। कभी कभी सेटिंग के जरिए राइटर जो है वो सिम्बॉलिक मीनिंग भी प्रोजेक्ट करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मान लीजिए उसने कोई खंडरनुमा घर दिखा दिया तो ये निश्चित रूप से सिंबलाइज करवाते हैं इस सिंबल के जरिए कि एक घर दिखाया जो खंडर के तरीके से होता जा रहा है कि अब इस फैमिली के जो फॉर्च्यून्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, यानी अब इस फैमिली का धीमे धीमे पतन की तरफ बढ़ रहा है, अब इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। इसी तरीके से अगर एकदम ऐसी बिल्डिंग दिखाई जिसमें लश ग्रीन और एकदम चमचमाते से गार्डन है और अच्छी सी वॉल्स हैं तो आपको समझ आता है कि ये किसी अमीर व्यक्ति का जो प्रॉस्पेरस है उसका घर है। तो समटाइम्स सेटिंग जो है वो सिंबॉलिक भी हो सकती है और उस सिंबल के जरिए राइटर आपसे कुछ कहना भी चाह सकता है। ए विविडली डिस्क्राइब्ड सेटिंग कैन मेक द स्टोरी मोर रियलिस्टिक। अगर बहुत अच्छी सी सेटिंग दिखा दी है राइटर ने अपनी स्टोरी में, यानी टाइम बता दिया, प्लेस बता दिया, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सिम्बॉलिज्म, सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ द सेटिंग, अगर ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं तो इससे क्या होता है, स्टोरी जो है ज़्यादा रियलिस्टिक होती है और जब रियलिस्टिक होगी निश्चित रूप से रीडर उस पर ज़्यादा विश्वास करेगा एंड इमर्सिव एंड उसे डूब के पढ़ देगा वो और उसमें डूब जाएगा उस स्टोरी में और उसे वो बेहतर ढंग से समझ में आएगी अगर उसकी सेटिंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो सेटिंग प्रोवाइड से rather should I say कि setting has got its
own role. So whenever you are studying a story, be careful about the setting part of the story also, because it tells us a number of things about the story. So thanks for your patience listening. I think you would be able to understand both the aspect, point of view, and setting. And in the next video, I would tell you something, some more narrative techniques.